हेलो 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 बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सेशन। आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास डिटरमिनर्स की क्लास है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के, टेंस है, पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड है, नरेशन है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। लेकिन डिटरमिनर्स को कैसे फिलअप करते हैं, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि किस ब्लैंक के अंदर कौन सा डिटरमिनर्स आएगा, और डिटरमिनर्स को फिलअप करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं जिनको हमें सीखना होगा। क्योंकि बिना रूल्स रेगुलेशंस के तो जिंदगी भी नहीं चलती है यार, तो फिर ग्रामर कैसे चलेगी। तो ग्रामर को चलाने के लिए इसके डेफिनेट रूल होते हैं। टॉपिक वाइज हम पढ़ते चल रहे हैं अलग अलग क्लास में, लेकिन आज की क्लास में डिटरमिनर्स हम लेने वाले हैं। डिटरमिनर्स का जो इंट्रोडक्शन है, डिटरमिनर्स एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव का नाम जैसे आता है तो हमारे दिमाग में एक विशेषता आ जाती है कि यार ये तो विशेषण है। अब जब विशेषण की बात आ जाती है, एडजेक्टिव की बात आ जाती है दिमाग में, तो फिर एक सिंपल सा पॉइंट दिमाग में भी आना चाहिए कि एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या है। अगर वो डेफिनेशन दिमाग में है तो फिर यू कैन फिल डिटरमिनर्स इन द ब्लैंक इन द बोर्ड एग्जाम। यू कैन रिकॉग्नाइज कि यहां पर डिटरमिनर्स रॉन्गली यूज हुआ है या राइटली यूज हुआ है, उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सीधा साधा टॉपिक है। बस एक बात याद रखना कि डिटरमिनर्स हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। जी हां, नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते आए हैं, लेकिन यहां मालूम पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है हाई लेवल पर। जब आप 10th का बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या स्टैंडर्ड होता है डिटरमिनर्स का, कहां इसको कैसे फिलअप करते हैं। ये आज सीखने को मिलेगा इस इंपॉर्टेंट क्लास में। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स एडजेक्टिव होते हैं, एक प्रकार के ये संकेतक भी होते हैं। हम इशारा करते हैं उसकी तरफ, ये एक है, ये स्पेसिफिक है या ये नॉन स्पेसिफिक है, ये सारी चीजों की तरफ हम इंडिकेट करते चलते हैं। तो डिटरमिनर्स जो हमारा टॉपिक, जिस तरह हमने इसको पढ़ेंगे, डिटरमिनर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बिल्कुल सिंपल, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको समझाते चलेंगे कि किस प्रकार से कौन सा एडजेक्टिव कहां कैसे फिलअप होता है। नाउन का रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाउन के पहले ही तो एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एन एडजेक्टिव ऑलवेज मॉडिफाइज नाउन। नाउन की विशेषता बताता है। जैसे मैं कहता हूं कि यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, तो इनको हम एडजेक्टिव भी कहेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ द एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन डिटरमिनर्स की कैटेगरी भी एडजेक्टिव की होती है। कि अब यहां दो प्रकार के डिटरमिनर्स हैं, दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है। एक तो आर्टिकल वाले पोर्शन में, और एक डिटरमिनर्स जो कि अदर डिटरमिनर्स की कैटेगरी होती है। इन दो टाइप को हमें पढ़ना होगा, ठीक है। आगे चलते, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा आर्टिकल का ये टॉपिक। जी हां, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी कहीं तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं: इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल और ओमिशन आर्टिकल। ओमिशन आर्टिकल का मतलब ये एक्स नहीं, ये क्रॉस होता है। यानी कि जहां पर ए और एन नहीं आता, डी नहीं आता, वहां पर ब्लैंक भी हमको क्रॉस करना पड़ता है। क्रॉस करते हैं, सिंपल तरीका है क्रॉस करने का। जहां क्रॉस आएगा उसको हम ओमिशन आर्टिकल कहते हैं। इसके भी अपने एक रूल होते हैं कि किस कंडीशन में कहां पर क्रॉस आर्टिकल आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। और इंडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ने से पहले आपको यह समझना है कि जो नाउन हमारे पास होता है, जो नाउन होता है, नाउन के जो प्रकार होते हैं, नाउन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे मेरे बच्चों। किसमें? एक तो होता है काउंटेबल, और एक होता है अनकाउंटेबल। जी हां, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। एक सिंगुलर और प्लूरल की भी कैटेगरी होती है। सिंगुलर, काउंटेबल
और काउंटेबल प्लूरल। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो काउंटेबल है, और काउंटेबल की कैटेगरी क्या होती है, काउंटेबल जिसको हम सिंपल दृष्टि से जिनको हम काउंट कर ले वो होता है काउंटेबल। जिनको हम हमारी सिंपल दृष्टि से काउंट नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, ये दो कैटेगरी आपके दिमाग में रखनी है। अगर ये दोनों कैटेगरी आपके दिमाग में है तो बहुत ही सिंपल होगा डिटरमिनर्स का यूज भी सिंपल होगा, और सेंटेंस में यूज किए हुए फिर आपसे कहा जाएगा इसके एरर को फाइंड आउट करो, तो आप गलत डिटरमिनर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि आपको ये सिंपल सी कैटेगरी काउंटेबल अनकाउंटेबल की दिमाग में रखनी है नाउन के बारे में। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेफिनेट इंडेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल कहां होता है? नाम से ही है पता कि यह अनिश्चित होता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ध्यान रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। प्लूरल को दिमाग में भूल जाना। बॉय के पहले ही सिंगुलर ए और एन लगेगा, बॉयज के आगे नहीं लगेगा, क्योंकि बॉयज प्लूरल है। तो यह भी आपको समझना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए और एन का यूज होता है। अब इसमें ज्यादा हमें सीखना कुछ नहीं है। बहुत सी बार हमारा दिमाग में बड़ा बड़ा कंफ्यूजन भर दिया जाता है। ग्रामर की बुक हम पढ़ते हैं तो कंफ्यूज होते चलते हैं, सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं कि इंग्लिश में जो हमारे जो वॉवेल है, देखो इंग्लिश में जो वॉवेल होते हैं बेटा वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, दीज आर 5 वॉवेल्स। बाकी बचे हुए 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब ग्रामर के रूल्स में आपको मिलेगा कि इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट या इफ द वर्ड्स स्टार्ट्स विद वॉवेल, कहते हैं कि वर्ड्स वॉवेल से स्टार्ट हो तो एन का यूज करना है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो ए का यूज करते हैं। लेकिन ये रूल हमेशा फिक्स नहीं है, राइट नहीं है। इसलिए डोंट, यानी कि हम ये कहेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। देन फिर व्हाट इज इंपॉर्टेंट? फिर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको बताता हूं। साउंड ऑफ द वर्ड, स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द साउंड ऑफ एट द मेकिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड is very important. Which sound you are getting at the time of making the pronunciation of the word, which sound you are getting? Article A or N depends upon your sound. If you are getting sound, vowel sound, if you are getting vowel sound, so you are to use N. If you are getting consonant sound at the time of making the pronunciation of the word, so you are to use A. Simple सा point है। आवाज पर बाण मारना है। आवाज शब्द भेदी बाण मारा जाता था पहले। राजा महाराजाओं के जमाने में शब्द भेदी बाण मारते थे। जब कोई आवाज आती थी ना उसी से, तो यहां भी आवाज पे ही बाण मारना है। आवाज किसकी है? वॉइस किसकी है? कॉन्सोनेंट, वॉवेल की साउंड है, वॉवेल की साउंड है, स्वर की साउंड है तो एन का यूज करना है। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की साउंड है तो ए का यूज करना है। अब इसके लिए आपको वो हिंदी के स्वर याद रखना पड़ेगा, हिंदी के स्वर याद रखने पड़ेंगे। इंग्लिश में तो 5 ही वॉवेल हैं, लेकिन हिंदी में कितने वॉवेल हैं? अ आ इ उ ए ओ, ये याद रखने पड़ेंगे। ए आई, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये सारे स्वर जो होते हैं 11-12 हिंदी में, उनको भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा मेरे बच्चों। वक्त है आज उनकी भी कदर करने का, क्योंकि बिना स्वर के तो कुछ होता नहीं है ना। सारे गमा सीखोगे तभी तो हारमोनियम प्लेयर बनोगे। सारे गमा पद निशा सीखोगे तभी, इसी का यही है। इनका यूज करने के लिए आपको सारा स्वर और व्यंजन, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का नॉलेज रखना जरूरी होगा, अदरवाइज आपका ए और एन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना है कॉन्सोनेंट साउंड, ये रूल है। कॉन्सोनेंट साउंड ऑलवेज टेक्स ए, ध्यान रखना, एंड वॉवेल साउंड ऑलवेज टेक्स एन। बस कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। वर्ड कैसा भी हो, आपका फुल वर्ड हो या एब्रिवेट वर्ड हो, बस साउंड पर ध्यान देना है। अगर वह वॉवेल साउंड है
तो एन का यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए चेयर, अब चेयर है, अब चेयर को कैसे लिखेंगे भाई हिंदी में? ऐसे लिखेंगे, ये चेयर, तो यहां पर च की आवाज आ रही है, च, ये च चम्मच वाला च है, कॉन्सोनेंट है भाई, कॉन्सोनेंट है तो यहां ए का यूज होगा। दूसरा सेंटेंस है दिस इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू की शुरुआत है, वॉवेल है, हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन भी अम्ब्रेला है, अ की आवाज आ रही है तो यहां पर एन का यूज होगा। तो इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज करना है तो आपको कॉन्सोनेंट साउंड करना है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? हमने ये बात क्यों कही कि स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, साउंड इज इंपॉर्टेंट। लेकिन क्योंकि कभी कभी क्या है, वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो जाती है, आवाज स्वर की आ जाती है, कभी कभी शब्द की शुरुआत वॉवेल से हो जाती है, आवाज कॉन्सोनेंट की आ जाती है। तो फिर इस कंडीशन में हमें क्या करना है? इसलिए तो हमने कहा कि आवाज पर ध्यान देना है। अब जैसे यहां यूरोपियन लेडी है, हमने कहा मदर टेरेसा वाज ए, अब यहां पर आप सोचेंगे कि ई का यूज हो रहा है, ई का, अब ई का यूज हो रहा है तो ये तो वॉवेल है भाई, बस फट से आंख बंद करके आप एन का यूज करते आएंगे और गलत हो जाएगा, क्योंकि लेकिन यहां इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे वर्ड का यूरोपियन, तो यहां पर ई साइलेंट हो गया है, तो इसका जो हिंदी में लिखेंगे यूरोपियन, ये इस प्रकार से आएगा यूरोपियन। ये देखो, ये जो य आया है, ये यज्ञ वाला ये है जो कॉन्सोनेंट है बच्चों, क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर ए का यूज होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखो, मिस्टर बीएस राजावत इज एन एमएलए। अभी आप सोचेंगे या तो एम आ गया, एमएलए ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड है एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर फुल फॉर्म करेंगे तो आपकी आवाज भी चेंज हो जाएगी। और यहां पर एम, जब एम को लिखेंगे हम इस प्रकार से एम, तो ये जो एम ऐसे लिखेंगे तो ये ए, ये स्वर आ रहा है, इसलिए यहां पर एन का यूज हुआ है कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये वॉवेल की साउंड है, और जब वॉवेल की साउंड आती है तो एन का यूज होता है बच्चों। इसी प्रकार ऑनेस्ट वर्ड है, यहां एच से शुरुआत हो रही है, लेकिन उच्चारण करते समय आवाज यहां पर भी ओनेस्ट क्या है, एच साइलेंट है, इसलिए यहां भी स्वर की आवाज है, जिसकी वजह से एन का यूज हुआ है। समझ में आई चीज? तो साउंड पर ही आपको चलना है, आवाज के अनुसार ही ए और एन का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल आता है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आफ्टर व्हाट। ठीक है, आर्टिकल एन आर यूज्ड। जब भी कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है हमारा, चाहे वो व्हाट से शुरू हो या हाउ से शुरू हो, किससे भी शुरू हो, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, ये व्हाट है। अब जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट के बाद ए आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि ब्यूटीफुल यहां इसके बाद आने वाले वर्ड की स्टार्टिंग किससे, यहां भी जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल, लेकिन यहां बी की आवाज आ रही, ब्यूटीफुल है, इसलिए ए का यूज हुआ। यहां है व्हाट एन ऑनेस्ट मैन यू आर, तुम कितने ईमानदार आदमी हो, यहां पर एच की साइलेंट, लेकिन आवाज कॉन्सोनेंट, यानी आवाज यहां पर वॉवेल की है। किसकी आवाज है? वॉवेल की, तो इसे एन का क्यों, एन का यूज हो गया, क्योंकि यहां पर एच साइलेंट है। समझ में आया चीज? सीधा सा सेंटेंस कोई सा भी हो यार, बस आपको तो चलना है एक की तरफ। अब यहां ही मिस्टर शर्मा, वो मिस्टर शर्मा ये सरनेम है, हालांकि बोलते हैं सरनेम के पूर्व हमेशा आर्टिकल ए आता है, क्योंकि सरनेम की स्टार्टिंग मिस्टर से होती है, तो ए का यूज होता है। ये सारे रूल्स आपने पढ़े हैं, लेकिन आपको किस पर ध्यान देना है, मेन फोकस किस पर करना है, आवाज पर। वॉवेल की साउंड है तो आपको ध्यान रखना है, वॉवेल साउंड है तो आपको एन का यूज करना है, कॉन्सोनेंट की साउंड है तो ए का यूज करना है। यही इस ए और एन का यूज है, जिनको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। When verb is used a noun, then article और एन आर यूज बिफोर इट। He goes for a walk daily। जब किसी वर्ब को नाउन के रूप में यूज करते हैं तभी वहां पर ए और एन का यूज हो जाता है। रूल तो यही है, लेकिन आवाज पर ही चलना है, लेकिन फिर भी ए और एन का यूज तो मेरे बच्चों कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड के अनुसार ही होगा, तो आपको साउंड पर ही ध्यान देना होगा। जैसे दूसरा सेंटेंस देखो आप, लास्ट संडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद एडिसन। एडिसन के साथ में लंबी बातचीत हुई, तो लॉन्ग में इस लॉन्ग को लिखेंगे इस प्रकार से हिंदी में, तो एल की ल की आवाज आ रही है तो अभी ए आ गया। तो कुल मिला के बात तो वही जा रही है ना, ए और एन का यूज हमेशा साउंड के अनुसार चलता है। वॉवेल साउंड के पहले एन और वॉवेल यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड के
पहले ए का यूज होगा। तो ध्यान रखो, बस इतना सा इसके अंदर चलता है। आगे हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। अब डेफिनेट आर्टिकल नाम से ही पता है कि ये स्पेसिफिक है। डेफिनेट आर्टिकल को हम स्पेसिफिक आर्टिकल भी कहेंगे, स्पेसिफिक आर्टिकल भी इसको कहेंगे, क्योंकि ये डेफिनेट नाउन के पूर्व आता है। जब भी कोई नाउन डेफिनेट हो, वेल नोन हो, प्रसिद्ध हो, फेमस हो, सभी जानते हो, तो फिर उसके पूर्व आर्टिकल दी का यूज होता है। ठीक है, तो डेफिनेट नाउन के पूर्व आर्टिकल दी आता है। जैसे यानी हमेशा डेफिनेट नाउन के पूर्व आता है, ये फिक्स है, दिमाग में रख लो, हमेशा निश्चित। यार दिमाग को इधर उधर दौड़ाना नहीं है। ए और एन अनिश्चित और आर्टिकल दी डेफिनेट यानी स्पेसिफिक, जो फिक्स है, फेमस है। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं सर रेड फोर्ट के पहले लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि रेड फोर्ट ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, फेमस है। अभी कहां कहां यूज होगा ये आपको हम बताते चलेंगे। आई फाउंड, अब देखो ये एग्जांपल है, आई फाउंड ए बैग, द बैग कंटेन्ड ए कॉइन। देखो मुझे एक बैग मिला और बैग के अंदर, अब यहां भी बैग है, यहां भी बैग है, यहां तो बैग इंडेफिनेट है। आई फाउंड ए बैग, मुझे एक बैग मिला, और दूसरे सेंटेंस में द बैग कंटेन्ड ए कॉइन, उसके अंदर एक सिक्का था। तो यहां जो ये बैग है ना, यहां दूसरे सेंटेंस में ये निश्चित हो गया कि सिक्का किसके अंदर था? बैग के अंदर था, इसलिए वहां पर आ जाता है। जैसे एक सेंटेंस में और लिखूं आपको, जैसे एक सेंटेंस यहां पर है, ये मैन who robbed you was arrested। ठीक है, अब यहां पर भी क्या है? आर्टिकल दी का यूज होगा। द मैन हु रोब्ड यू वाज अरेस्टेड, व्यक्ति जिसने तुम्हें लूटा था गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कौन सा आदमी गिरफ्तार हुआ है? जिसने तुमको लूटा है वही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, इसलिए मैन यहां पर स्पेसिफिक नाउन है। दैट इज वाई आर्टिकल दी विल बी अप्लाइड बिफोर इट। ठीक है, एग्जाम्पल दी मोर सी गेट्स, जब कोई कंप्लीट डिग्री में हम उसके लेवल को आगे बढ़ाते हैं, बिफोर कंप्लीट डिग्री when it is used as adverb, जब कोई कंपेरेटिव डिग्री एडवर्ब के रूप में यूज होती है तो उसके पहले भी आर्टिकल दी आता है। जैसे दी मोर सी गेट्स, दी मोर सी डिमांड्स। ठीक है, जितनी वो प्राप्त करती जाएगी उतनी ही उसकी मांग बढ़ती चली जाएगी, एक लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो यानी उसकी ये जो मोर है, कंपेरेटिव डिग्री है, ये इस वर्ब का क्या है? एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो जब कोई भी कंपेरेटिव डिग्री जब एडवर्ब के रूप में यूज होती है सेंटेंस में, तो उसके पहले भी आर्टिकल दी का यूज होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें दिमाग में रखना। आर्टिकल, ये डिटरमिनर्स कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सिंपल सा पॉइंट है। मैंने बताया है कि डिग्रीज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की डिग्री होती है। एक तो होती है पॉजिटिव, ठीक है, एक होती है कंपैरेटिव, जिसके बारे में अभी मैंने बोला कि कंपैरेटिव डिग्री जब एडवर्ब के रूप में काम करती है तो आर्टिकल दी आता है। और तीसरे नंबर की होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव, तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है इसके पूर्व हमेशा आर्टिकल दी का यूज होता है। जैसे विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन, सीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट भी सुपरलेटिव है। ठीक है, तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में होती है उसके पूर्व हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, जहां ईएसटी और एसटी लगता है वह सुपरलेटिव होता है, बड़े एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगता है तो वह सुपरलेटिव बन जाता है। एक तो सुपरलेटिव डिग्री समझ में आई, तो सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व हमेशा आर्टिकल दी का यूज होता है। नेक्स्ट रूल है व्हेन प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की बात हो रही है, मैंने शुरू में कहा कि नाउन पर फोकस करना होगा। प्रॉपर नाउन जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद होगा, आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज कॉमन नाउन, आर्टिकल दे विल बी अप्लाइड बिफोर इट। जब कभी कोई प्रॉपर नाउन, समटाइम्स व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड इन द सेंटेंस एज ए कॉमन नाउन, तो आर्टिकल दे विल बी अप्लाइड बिफोर इट। जब हम कंपेयर कर देते हैं किसी से, फॉर द एग्जांपल है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर भी कौन है? व्यक्ति का नाम है भाई, ये भी इंग्लिश लिटरेचर का राइटर है। कालिदास संस्कृत का राइटर है।
कालिदास, नाम सुना होगा सबने, कालिदास यानी बहुत ही ग्रेटेस्ट राइटर है संस्कृत लिटरेचर के। अब कालिदास की तुलना हम कर रहे हैं शेक्सपियर के साथ कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भी प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन शेक्सपियर यहां पर एज ए कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसलिए यहां पर हम इसके पहले आर्टिकल दी का यूज कर रहे हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। देखिए सूरदास की तुलना हमने जॉन मिल्टन से कर दी है, सूरदास इज द जॉन मिल्टन ऑफ इंडिया। इसी प्रकार हम और भी जगह से तुलना कर सकते हैं, जैसे राजस्थान में है, उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान, यहां हम लिख सकते हैं। देखो उदयपुर, अब देखिए यहां हम लिखेंगे, ये उदयपुर के पहले भी खालिस्तान है, तो उदयपुर इज कश्मीर ऑफ राजस्थान। उदयपुर, अब देखो उदयपुर तो प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहां तो क्रॉस आ गया और यहां पर आर्टिकल दी का यूज होगा। तो उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ इंडिया, उदयपुर यानी कि राजस्थान, क्या बोलते हैं, उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान, उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। अजमेर इज द हार्ट ऑफ राजस्थान, सरोजनी नायडू इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड लता मंगेशकर इज द बुलबुल ऑफ इंडिया। आया समझ में? तो जब भी कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के रूप में यूज होता है तो उसके पहले आर्टिकल दी का यूज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आर्टिकल दी इज यूज बिफोर द नेम ऑफ फेमस। अब देखो कितनी सारी चीजों से आर्टिकल दी आता है, जितनी भी वेल नोन चीजें हैं, फेमस चीजें हैं हमारे देश के अंदर, देश दुनिया में जहां भी देखो आप, सबके पूरा आर्टिकल दी आता है, चाहे कोई भी हो। जैसे मान लीजिए बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स, कौन सा टेम्पल है, कैनाल है, रिवर है, जैसे फेमस नहर का नाम हो, फेमस टेम्पल हो, जैसे केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम है ना, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर उज्जैन का है। इसी प्रकार कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, फेमस रिवर्स और होली रिवर्स इस कैटेगरी में आएगी। जैसे कुछ पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, इनके नामों से पूरा आर्टिकल दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कहीं सारी देयर आर सो फेमस रिवर्स इन अवर कंट्री। तो सबसे पूर्व दी ब्रह्मपुत्र, दी चंबल, ठीक है, दी बाण गंगा, दी बनास, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं भाई। इन नदियों के नामों से पूर्व इसी प्रकार से जितनी भी बुक्स होती हैं हमारी, फेमस बुक्स हैं या धार्मिक हैं, जो भी ग्रंथ हैं, ओशियंस हैं, लेक्स हैं, शिप्स, ठीक है, ट्रेन के नाम है, न्यूज़पेपर, जैसे फेमस रेलवे ट्रेन है द राजधानी एक्सप्रेस, द चेतक एक्सप्रेस, द मीरा एक्सप्रेस, द ताज एक्सप्रेस, ये सब नाम है। प्लेन के नाम भी आ जाएंगे, लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन के नाम भी इसमें आएंगे। नेशनलिटी है हमारी, केव्स, गुफाएं हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों के नामों से पूर्व, नदी पर बने हुए डैम्स, डाइक्स जो भी बनते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों से पूर्व और डेजर्ट के नामों से, गार्डन, फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड हाई पोस्ट ऑफ दिस कंट्री, जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, इस प्रकार से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट, इस प्रकार से बिफोर द नेम ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड बिफोर ऑल द वेल नोन थिंग्स आर्टिकल दी विल बी अप्लाइड। हमेशा ध्यान रखो। अब एक रूल और इसमें आता है, ये तो जनरल बातें हैं जो सबको पता होती है, लेकिन यहां देखो, व्हेन कॉमन नाउन रिप्रेजेंट इट्स ऑल कास्ट, जब कोई कॉमन नाउन अपनी संपूर्ण जाति को रिप्रेजेंट करता है, संपूर्ण जाति को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके पूर्व भी आर्टिकल दी आता है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग एक वफादार जानवर है, तो एक ही नहीं सारे डॉग वफादार होते हैं। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक लाभदायक जानवर है, केवल एक नहीं सारी गायें लाभदायक होती है। तो ये जो काउ है कॉमन नाउन है, जो एज ए होल रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, एज ए होल इसका यूज हो रहा है, इसलिए इन सब के पूरा आर्टिकल दी का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, बिफोर ऑर्डिनल नंबर। अब हमारे जो नंबर होते हैं, जो काउंटिंग होती है ना, हमारी जो काउंटिंग होती है, उस काउंटिंग में दो नंबर होते हैं। एक तो होता है बेटा कार्डिनल्स, क्या होता है, कार्डिनल्स, एक होता है ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स। ठीक है, तो कार्डिनल्स तो अनिश्चित है, ये एडजेक्टिव है होते हैं, और ऑर्डिनल्स स्पेसिफिक नंबर होते हैं, निश्चित। जैसे मैंने कहा, आई हैव 3 पेन इन माई बॉक्स, मेरे पास बॉक्स में 3 पेन है। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है, ये कार्डिनल नंबर है। 3 पेन है मेरे पास, लेकिन 3 की जगह 3 की जगह जाए थर्ड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ऐसा। जैसे द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। कौन सा लेसन? द सेकेंड लेसन। तो दूसरा लेसन इस बुक का टफ है, तो और नहीं केवल सेकेंड है, तो लेसन स्पेसिफिक हो गया। तो सेकेंड नंबर टू, जैसे मान लीजिए टू आ जाए, वहां पर टू स्पेसिफिक नहीं है, टू तो कार्डिनल है, ये टू तो हम कार्डिनल नंबर की कैटेगरी में लेंगे, लेकिन हम लिख दें यहां पर सेकेंड, ये सेकेंड सेकेंड। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए थ्री आता हो, तो थ्री तो कार्डिनल है, लेकिन यहां आ जाए आपके पास थर्ड, थ्री माने तीन, थर्ड माने तीसरा, फोर माने चार, फोर्थ माने चौथा, फिफ्थ, फाइव माने पांच और फिफ्थ माने पांचवा, सिक्स और सिक्स, सेवन और सेवंथ, अंतर है ना। तो जब भी नंबर स्पेसिफिक होता है वी कैन कॉल इट ऑर्डिनल्स। तो हमारे जो ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं उनके पूर्व हमेशा आर्टिकल दी का यूज होता है। समझ में आ गया चीज? आया कि नहीं आया? यानी जो कार्डिनल्स हैं, कार्डिनल्स नंबर का मतलब होता है सिंपल गिनती, 1 2 3 4 5 6 7, ये गिनती बोलते जाओ, 12 13 14 15, लेकिन 15 की जगह 15 आ जाए तो फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगा। ध्यान रखें, स्पेसिफिक नंबर के पूर्व आर्टिकल टी आता है। ये आर्टिकल यहां पर हमारे क्या होते हैं? फिनिश होते हैं। क्या आर्टिकल? अब देखो इसमें एक चीज हम आपको बताते हैं, और भी कई सारी चीज इसमें आएगी, अभी आगे हम पढ़ते चलेंगे। इसमें एक चीज और है। अब देखो हमने ओमिशन की बात करी थी आपके सामने, किसकी बात करी थी? ओमिशन की। यहां पर हमने ओमिशन की बात करनी है, तो जब ओमिशन की हम बात करेंगे तो ओमिशन आर्टिकल को भी आप समझे। एक चीज में ओमिशन बताता हूं आपको कि ओमिशन आर्टिकल कहां का आता है, क्योंकि इसको लोग पढ़ाते कम है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कहां यूज होता है। ओमिशन आर्टिकल जो होता है वो क्रॉस होता है। ओमिशन आर्टिकल यहां हम लिखते हैं ब्रैकेट में ओमिशन आर्टिकल। ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है क्रॉस आर्टिकल। ये कहां कहां आता है? किस नाउन के पूर्व क्रॉस करना है हमको? एक तो लिखो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये तीन प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इन तीनों प्रकार के नाउन के पहले हमेशा क्या आता है? क्रॉस आर्टिकल आता है। किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम हो वो प्रॉपर नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग्स बताता हो, भाव बता रहा हो, उसके पूर्व हमेशा क्रॉस आएगा। मटेरियल नाउन चाहे भी लिक्विड या ठोस कोई सा भी पदार्थ हो, आपका नाम अगर आता है तो उसके पूर्व भी क्रॉस आर्टिकल ही आएगा। जैसे सेंटेंस आपके पास आ रहा है यहां पर, जैसे इसको ओमिशन आर्टिकल को, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इसको ओमिशन आर्टिकल को कहां हम यूज करते हैं? ये देखिए ओमिशन आर्टिकल को यहां यूज करते हैं हम। देखो ओमिशन, ओमिशन, ओमिश का मतलब क्रॉस कहां कराएगा? एक तो प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इसको यहां से समझ लेना, ठीक है। इनके पूर्व क्रॉस आर्टिकल आता है। दूसरा पॉइंट होता है इसमें बिफोर द नेम ऑफ, पहला पॉइंट बिफोर द नेम ऑफ डिजीजेस। एक तो बीमारी के नाम से पूर्व क्रॉस आएगा, बिफोर द नेम ऑफ गेम्स, खेलों के नाम से पूर्व आएगा। दूसरा है बिफोर द नेम ऑफ रिलेशंस, जो हमारे रिलेशंस होते हैं, संबंध, सगे संबंधी, चाचा ताऊ, मम्मी पापा, मदर फादर, इन सब के पूर्व हमेशा क्रॉस आर्टिकल आता है। और बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषा के नाम से पूर्व भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे जितने भी हमारे स्थान होते हैं, सार्वजनिक स्थान जो होते हैं, स्कूल, प्लेस, कॉलेज जो हम लिखते हैं, जैसे कॉलेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है
ये इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसको देखो। अब प्रॉपर नाउन है, जैसे मैंने यहां कहा कि रीना इज ए गुड गर्ल, रीना एक अच्छी लड़की है, तो रीना प्रॉपर नाउन, इसलिए यहां पर क्रॉस आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए, जैसे मान लीजिए ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सेंटेंस आ जाए यहां पर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऑनेस्टी बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए यहां तो आर्टिकल दी का यूज हो गया। लेकिन ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एक भाववाचक संज्ञा है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दैट इज वाई आपको यहां क्रॉस का यूज करना है। दूसरा सेंटेंस यहां जाए कि पावर्टी इज ए कर्स, ठीक है। क्या है? गरीबी एक अभिशाप है, तो गरीबी के पूर्व भी क्रॉस आएगा, क्योंकि पावर्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी प्रकार काइंडनेस इज ऑलवेज वर्शिप्ड, दयालुता हमेशा पूजनीय होती है। तो ये जैसे फ्रीडम, आजादी, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसके पूर्व भी क्या आएगा? क्रॉस। तो एक तो इन सब की चीजों के पूर्व बीमारी का नाम हो, जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही इज सफरिंग फ्रॉम कफ, जो भी है, ठीक है। तो उन बीमारी के नाम से पूर्व क्रॉस आएगा। इन सबसे पूर्व क्रॉस आता है, इस बात का ध्यान रखें। कोई बीमारी का नाम हो, खेल का नाम हो, गेम का नाम हो, यहां आ जाए कि विराट कोहली, जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में आ गया कि विराट प्लेज क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या है भाई? खेल का नाम है, खेल का नाम है, तो यहां पर क्रॉस का यूज होगा। तो जब भी कोई इस प्रकार का सेंटेंस आपके पास आए तो समझ लेना कि वहां पर आपको क्रॉस करना है, ठीक है। समझ में आई चीज? अब इसके इनके अलावा फिर हमारे दूसरे डिटर्मिनर्स भी होते हैं। अब दूसरे डिटर्मिनर्स को हम पढ़ते हैं। हम यहां हमारे दूसरे डिटर्मिनर्स आते हैं। अब दूसरे डिटर्मिनर्स कौन कौन से आते हैं, जरा इनको समझें, ठीक है। दूसरे डिटर्मिनर्स जो आ रहे हैं हमारे, ये देखो यहां पर दूसरे डिटर्मिनर्स, ये है अदर डिटर्मिनर्स की कैटेगरी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ठीक है। 3 डिटर्मिनर्स हैं। इनका यूज देखो, सबसे पहले तो इनके मीनिंग पर आपको ध्यान देना है कि इनका मीनिंग क्या जाता है। लिटिल का मतलब लेस, कम होता है, लेकिन ये टोटल नेगेटिव मीनिंग प्रोवाइड करता है। ए लिटिल भी लेस होता है, लेकिन ये पॉजिटिव मीनिंग प्रोवाइड करता है। द लिटिल ऑल का सेंस लेकर चलता है। इसके साथ एक एडजेक्टिव क्लॉज जुड़ा हुआ होता है, इसके साथ में एक एडजेक्टिव क्लॉज साथ में जुड़कर आता है, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जितने भी डिटर्मिनर्स हैं, ये जितने भी डिटर्मिनर्स हैं, दीज डिटर्मिनर्स आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। फिर वही बात आ गई, अनकाउंटेबल। अब इनका यूज कहां होगा? इनका यूज होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन के पहले, यानी कि ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल के पूर्व लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज होगा, लेकिन इनके सेंटेंसेस का मीनिंग निकालना पड़ेगा। आपका मीनिंग नेगेटिव है तो लिटिल का यूज होगा, समथिंग पॉजिटिव है तो लिटिल का यूज होगा, ऑल का सेंस है तो फिर द लिटिल का यूज होगा। यहां पर आपको अब मीनिंग के अनुसार इसका यूज करना पड़ेगा। जैसे ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन दिस मैटर, इस मैटर में वो कम इंटरेस्ट लेता है, यानी कम का। अब लिटिल का मतलब नेगेटिव, इसका मतलब वो इंटरेस्ट नहीं लेता, यानी कि इसका मीनिंग टोटल ही यहां पर नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरियस, कम ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। अब यहां पर मान लीजिए यहां नॉलेज है। अब नॉलेज कैसा नाउन है हमारा? अनकाउंटेबल है। नॉलेज हमारा अनकाउंटेबल है और इसलिए इसके पहले, लेकिन कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए गलती से आपने यहां ए लिटिल की जगह मान लीजिए लिटिल का यूज कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप वहां यूज करके आ जाते हैं कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरियस, तो क्या होगा? तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लिटिल तो नेगेटिव मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लिटिल नॉलेज लिखेंगे तो इसका मतलब उस व्यक्ति को नॉलेज है ही नहीं, जीरो है। तो जिस व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं है वो खतरनाक कैसे हो सकता है? दुनिया में 2 ही इंसान अच्छे होते हैं, या तो कंप्लीटली पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, जो सीधा सा आपके सामने समर्पण कर दे कि भाई साहब मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, अनपढ़ आदमी हूं, जो आप कर देंगे ठीक है। तो इतना सीधा साधा आदमी। लेकिन जिसके पास ए लिटिल नॉलेज होता है, कम ज्ञान, न पूरा होता है न अधूरा, जो वो बीच का व्यक्ति जिसके पास ज्ञान तो है लेकिन पूरा नहीं है,
वो कुतर्क करता है, मिस आर्ग्यूमेंट करता है, अपनी बात को सत्य ठहराने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके पास लिटिल नॉलेज है, इसलिए वो बड़ा खतरनाक होता है। बोलते हैं ना, एन एम्प्टी वेसल ऑलवेज मेक्स साउंड, खाली बर्तन आवाज करता है, वही वाली बात यहां पर फिट होती है। तो ए लिटिल यहां पर राइट होगा, लिटिल नहीं। आई हैव ड्रंक द लिटिल मिल्क दैट वाज कंटेन्ड इन द जग। अब वो कह रहे हैं कि जग के अंदर जितना भी दूध था वो सारा का सारा उसने पी लिया, इसलिए यहां पर द लिटिल का यूज होगा, क्योंकि ये ऑल का सेंस आ रहा है। किसका सेंस आ रहा है? ऑल का सेंस आ रहा है, इसलिए। और ये दैट वाज कंटेन्ड, ये इसका एक एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इस कंडीशन में यहां क्या होता है कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है साथ में जुड़कर आता है, तो फिर आपको द लिटिल का यूज करना पड़ेगा। लेकिन आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए? अनकाउंटेबल है। मिल्क जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल की पोजीशन में आपको यही ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब तो क्लियर हो रहा होगा डिटरमिनर्स में। अब तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से जगेगा कि यार अब तो डिटरमिनर कोई सा भी आ जाए फोड़ देंगे उसको, अब गलत हो नहीं सकता। अब हो भी कैसे सकता है गलत, जब सारे रूल्स सीधे सीधे हम आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट यूज बता रहे हैं। बस काम से मतलब रखो, काम से ही नाम होता है, ध्यान रखो। काम हमारा अच्छा हो, काम से ही हमेशा नाम होता है, ध्यान रखो। हाँ, अब आते हैं इसके बाद दूसरी कैटेगरी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल पढ़ लिया, तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू भी सेम कैटेगरी है। इसका भी मतलब वही है, मीनिंग नेगेटिव जाएगा फ्यू का। फिर ए फ्यू का जा रहा है तो समथिंग पॉजिटिव, ऑल का सेंस, वही एडजेक्टिव क्लॉज इसमें भी जुड़ेगा भाई, वही एडजेक्टिव क्लॉज इसमें भी जुड़कर आएगा मेरे बच्चों। आ गया ना? अब डिफरेंस क्या हो रहा है उनमें, इनमें क्या अंतर है? लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में अंतर क्या है? किनके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल होगा। बस इतना सा ध्यान रखना। मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आपने नाउन पर ध्यान दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और नाउन पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। हाँ, ध्यान रखना, कुछ भी ठीक नहीं होगा अगर नाउन पर ध्यान नहीं दिया तो, और नाउन पे ध्यान दे दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये गारंटी मेरी है, आपको एक भी डिटरमिनर्स गलत नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, अब दीज डिटरमिनर्स आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन। ये लो आ गया ना काउंटेबल। अनकाउंटेबल के पहले लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज होगा, लेकिन मीनिंग सिर्फ समझना पड़ेगा। यहां भी मीनिंग वही जा रहा है, लेकिन यहां पर आने वाला नाउन कैसा होगा? काउंटेबल होगा, और वो प्लूरल होगा। कैसा होगा? और वो काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा भाई, प्लूरल। ठीक है, सेंटेंस समझो। अब सेंटेंस की बात करें, ए फ्यू टीचर्स कैन टीच प्रॉपरली। कुछ ही टीचर ठीक प्रकार से पढ़ा सकते हैं। ए फ्यू टीचर्स का मतलब कुछ ही, यानी कुछ का मतलब समथिंग पॉजिटिव। क्या रही बात? समथिंग पॉजिटिव, कुछ ही टीचर अच्छे पढ़ा सकते हैं। आई कैन स्टे इन जयपुर 2 days, 2 दिन तक जयपुर में रुक सकता हूं। मीनिंग क्या जा रहा है सेंटेंस का? पॉजिटिव। मीनिंग जा रहा है पॉजिटिव, रुक सकता हूं मैं यार, मैं रुक सकता हूं ना वहां। कितने दिन तक? 2 दिन रुक सकता हूं। क्यों रुक सकता हूं? बिकॉज आई हैव, ये जगह खाली मिलेगी। फ्यू फ्रेंड्स देयर, अगर हम यहां पर फ्यू का यूज कर देंगे भाई, अगर यहां मैं नहीं रुक सकता तो फ्यू आएगा, रुक सकता हूं तो ए फ्यू आएगा ना। मीनिंग पॉजिटिव जा रहा है सेंटेंस का, तो मीनिंग पॉजिटिव समझना है, और उसके बाद आने वाला नाउन समझना है। फ्रेंड्स आपका काउंटेबल है। फ्रेंड्स कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है और प्लूरल है। तो ए फ्यू फ्रेंड्स, आई कैन स्टे इन जयपुर फॉर 2 days बिकॉज आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, राम हैज रीड दी फ्यू बुक्स। राम ने सारी बुक पढ़ ली है, विच ही हैड, जो उसके पास थी, जो उसके पास थी वो सारी उसने पढ़ ली यार। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज जुड़ गया ना पीछे, और यहां पर पूरी की पूरी पढ़ ली, ऑल का सेंस आ रहा है, तो द फ्यू आएगा, क्योंकि बुक्स जो है काउंटेबल है। समझना ये चीज? इसी प्रकार ए फ्यू हो गया। ए फ्यू तो पॉजिटिव, फ्यू नेगेटिव देगा। जहां सेंटेंस का मीनिंग अगर नेगेटिव है तो फ्यू का यूज होगा। बस ये लिटिल, लिटिल, द लिटिल, फ्यू, फ्यू और द फ्यू में ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ डिटरमिनर्स जैसे लेटर है, लेटेस्ट है, लेटर लास्ट है। लेटर एंड लेटर देखो आर यूज्ड इन द रेफरेंस ऑफ टाइम। देखो ये लेटर और लेटेस्ट दोनों ही टाइम के रेफरेंस में आएंगे, वाइल लेटर और लास्ट आर यूज्ड इन द रेफरेंस ऑफ द ऑर्डर। ये क्रम के सेंस में आएंगे, क्रम के सेंस में। ओनली फॉर टू लेटर
is used and more than to last is used. This next sentence, I will come later. ये समय का है, टाइम का रेफरेंस है कि मैं बाद में आऊंगा. ये किसका रेफरेंस है? ये किसका रेफरेंस है बच्चा? ये टाइम का रेफरेंस है. ये टाइम का रेफरेंस है ना. I will come later, मैं बाद में आऊंगा, बाद में. I will come later, मैं बाद में आऊंगा. ये रेफरेंस है. बिटवीन राम एंड रवि द लेटर इज मोर देन. अब यहां राम और श्याम के बीच में से लेटर इज मोर इंटेलिजेंट, बाद वाला यानी कि ये भी क्रम में आएगा. रवि क्रम बता रहा है, ऑर्डर, तो यहां पर लेटर का यूज हुआ. अगर गलती से यहां पर एल, इस एल है डबल टी की आर की जगह अगर लेटर का यूज होता है तो क्या होगा? तो ये हुए डिटर्मिनर्स. फ्यू के बाद अब जो आने वाले डिटर्मिनर्स हैं वो बहुत ही सिंपल है. उनके भी स्पेसिफिक रूल है, वो अगर आपको याद होंगे तो आप तुरंत वो भी आ जाएंगे. अब हम बात करते हैं इनके बाद, यानी लेटर, लेटेस्ट और लेटर. ये जो चार डिटर्मिनर्स हैं, लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट, इनकी हम बात करते हैं. ठीक है, जब इनकी हम बात करेंगे तो आपको इनका क्रम समझ में आएगा. यानी कि हम ये समझेंगे कि लेटर का जो यूज है, लेटर और लेटेस्ट का यूज जो है टाइम के रेफरेंस में होता है, और लेटर और लास्ट का जो यूज है वो अपने एक डेफिनेट ऑर्डर के क्रम में रेफरेंस में होते हैं. यानी कि इन द रेफरेंस ऑफ ऑर्डर आपको लेटर एल ए डबल टी ई आर लेटर और लास्ट का यूज होगा, और एल ए टी ई आर एल ए टी लेटेस्ट का यूज, लेटर और लेटेस्ट का यूज आपका इन द रेफरेंस ऑफ टाइम में आपको करना होगा. फॉर द एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से इनको समझना है. जैसे आई विल कम लेटर, अब लेटर का मतलब क्या हो रहा है बेटो? आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा. तो बाद में आने का मतलब क्या है? ये यहां पर ये टाइम का रेफरेंस है. किसका है? टाइम का रेफरेंस है. दूसरा सेंटेंस है बिटवीन राम एंड रवि, राम और रवि के बीच में द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट. अब राम और रवि के बीच में से जो बाद वाला है, ये लेटर एल ए डबल टी आर लेटर आ रहा है, तो लेटर यानी बाद का क्रम. तो ये एक ऑर्डर बता रहा है कि बाद वाला जो है यानी कि रवि जो है ज्यादा बुद्धिमान है. अगर यहां पर एग्जाम में गलती से एल ए टी ई एस टी लेटेस्ट, इस लेटर के स्थान पर अगर मान लीजिए ये लेटेस्ट आ जाता है तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा और वो एरर रेक्टिफिकेशन पे चला जाता है. तो आपको इनको रिमूव करके डिटर्मिनर्स को चेंज करना रहेगा. दूसरा सेंटेंस है नेक्स्ट, दिस इज द लेटेस्ट फैशन. लेटेस्ट का मतलब वही, ये टाइम के रेफरेंस में आ रहा है कि समय यानी कि ताजा, वर्तमान में जो चल रहा है. लेटेस्ट जो हम बोलते हैं, वैसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं लेटेस्ट. लेटेस्ट का मतलब जो चल रहा है, यानी कि इन द रेफरेंस ऑफ टाइम आपको लेटेस्ट का ही यूज करना होगा. इसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन was the last governor of जनरल ऑफ इंडिया. भारत का जो गवर्नर था अंतिम, लास्ट, ये था लास्ट. तो लास्ट क्या बता रहा है? ये एक ऑर्डर बता रहा है. ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट, ये जो है क्रम और टाइम के रेफरेंस के सेंस में आते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं सम और एनी की. ये ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जिनके बाद आने वाला जो नाउन है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही होता है. जैसे सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस बिफोर काउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन. सम का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, और एनी का भी इस प्रकार से होता है. तो सम का यूज आपको सीखना है तो इट कैन बी यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस इन द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट और कमांड. यानी कि रिक्वेस्ट और कमांड वाले सेंटेंस में भी सम का यूज होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई सेल बाय सम बुक्स. अब बुक्स क्या है? ये अनकाउंटेबल है. मैंने कहा कि सम कैन बी यूज्ड जस्ट बिफोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. यह आ जाता है. अगर काउंटेबल नाउन होगा तो वो प्लूरल होगा, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल हो जाएगी. अगर सम के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होती है. सेकंड सेंटेंस है विल यू गिव सम. ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है. तो रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस होता है उसके अंदर भी सम का यूज हो जाता है, लेकिन सम के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इसी प्रकार थर्ड सेंटेंस कैन यू लैंड मी सम मनी, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहां पर भी व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रही है. तो इन द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्टिंग वाला सेंटेंस है उसमें भी सम का यूज होता है. और सम हमेशा याद रखें कि मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सम का यूज होता है, एंड सम इज नॉट यूज इन नेगेटिव सेंटेंस.
अब एनी की बात करते हैं। एनी इज यूज्ड नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिक्स रूल है, एनी का यूज भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। एनी के बाद भी आने वाला नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों ही हो सकता है, लेकिन एनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। एनी डजंट यूज, ठीक है, इन affirmative. It is used only in negative sentence. I don't have any pen. He has not drunk any milk. Tina has not learned any lesson. Have you written any story? यानी इंट्रोगेटिव, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव होना चाहिए। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो वहां पर आपको एनी का यूज करना पड़ेगा। अब देखो, एनी के अलावा एक और चीज में आती है कि अगर आपके सेंटेंस में, अगर सेंटेंस के अंदर कोई ऐसे वर्ड आ जाता है जो नेगेटिव मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेल्डम, सेल्डम वहां आ सकता है। आपका नेवर सेंटेंस में अगर आता है, नेवर आ जाए सेंटेंस में, ठीक है। हार्डली अगर सेंटेंस में आ जाता है, हार्डली या स्कार्सली, ये स्कार्सली, तो ये जो वर्ड है ये हमारे सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनका यूज होने के बाद भी सेंटेंस में एनी का ही यूज होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा ही सेल्डम अटेंड्स, ये सेंटेंस, तो यहां पर क्या आ गया, एनी, यानी ही सेल्डम अटेंड्स एनी क्लास, वो मुश्किल से ही यानी कि कोई क्लास अटेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव आ रहा है, इसलिए यहां पर एनी का यूज है। तो ध्यान रखिए इस चीज का, एनी का यूज यहां पर भी हो जाता है, और एनी का यूज विदाउट वर्ड के साथ भी होता है। अगर सेंटेंस में विदाउट वर्ड आता है तो विदाउट के साथ भी एनी का यूज हो जाता है। विदाउट वर्ड अगर इफ यू विल गेट इन द सेंटेंस, तो आफ्टर विदाउट एनी आता है। जैसे यू कैन कॉन्टेक्ट मी विदाउट एनी हेजिटेशन, अपन बोलते हैं ना, तो विदाउट के बाद हमेशा एनी आता है, ये भी फिक्स रूल है, ठीक है। इसको भी आप दिमाग में रखें। एक बात ध्यान रखना है कि जो नो आता है, देखो एनी का यूज हमेशा, देखो सेंटेंस में अगर नोट पूरा आ रहा है तभी एनी का यूज होता है, लेकिन सेंटेंस में अगर नो आता है तो नो के बाद कभी भी एनी नहीं आता है, इसलिए वहां पर क्रॉस करना पड़ता है। जैसे आई हैव, अब सेंटेंस आ जाए आपके पास, जैसे एक सेंटेंस है यहां पर कि आई हैव नो बुक इन माई बैग, ये सेंटेंस है, तो यहां पर क्रॉस आएगा, एनी नहीं आ सकता। अगर एनी नहीं यूज कर दे यहां, तो एनी यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि नो के बाद कभी भी एनी नहीं आता है। बट एनी कैन नॉट बी यूज्ड विद नो एज बोथ आर एडजेक्टिव, इनके साथ क्यों नहीं आता, क्योंकि दोनों ही एडजेक्टिव है। एनी भी एडजेक्टिव है, नो भी एडजेक्टिव है, तो नो के साथ एनी नहीं आता, नॉट के साथ एनी आता है, क्योंकि नॉट एडवर्ब है। आया समझ में, इसलिए। नेक्स्ट आगे देखिए, ईच और एवरी को समझे। ईच और एवरी जो है इनका मीनिंग सेम होता है, लेकिन ईच एक डेफिनेट नंबर के सेंस में आता है, जबकि एवरी ग्रुप को बताता है, और दोनों के साथ ही वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। सेंटेंस में ईच और एवरी से शुरुआत हो तो सेंटेंस में वर्ब भी सिंगुलर होती है, ये आपको ध्यान रखना। प्रत्येक के सेंस में आता है, ईच डेफिनेट नंबर के सेंस में आएगा, एवरी ग्रुप के सेंस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ईच इज बोथ प्रोनाउन, दोनों क्या है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ईच का यूज प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के सेंस में होता है। ऑफ कैन बी यूज्ड आफ्टर इट, जब ऑफ आता है। ईच ऑफ द टीचर्स इज टीचिंग वेरी वेल, प्रत्येक टीचर अच्छा पढ़ाता है, तो यहां पर ईच के बाद ऑफ आ गया, तो ईच यहां पर ये प्रोनाउन के रूप में है, लेकिन ईच के बाद सीधा नाउन आता है तो ईच एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन आपको तो ईच देखना है। एवरी इज एन एडजेक्टिव सो कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर इट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है अनदर और अदर, एनी को सीखे। अनदर का यूज देखो सिंगुलर के सेंस में आएगा, अदर का प्लूरल नाउन के पहले आएगा। एनी अदर इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, बस ये रूल आपको ध्यान रखना है। जैसे ही हैज बोट अनदर बुक, अब ये बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन के पहले क्या आएगा, अनदर। यहां अगर अदर का यूज कर दिया तो गलत हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई हैव नॉट सीन बोथ अदर प्लेसेस, तो प्लूरल है अगर नाउन तो इसके पहले आपका अदर का यूज होगा, लेकिन सेंटेंस में अगर ऐसा होता है तो सी हैज विजिटेड अदर प्लेसेस, तो यहां पर अदर होता है। एनी अदर प्लेस
कुछ भी आ सकता है। तो अदर का यूज प्लूरल नाउन के ठीक पहले होता है, जबकि अनदर सिंगुलर के पूर्व होता है। तो इन दोनों तीनों को भी यहां एक दूसरे में रिप्लेस कर देता है। एनी अदर का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है सिंगुलर के सेंस में। यहां पर एनी अदर आ गया तो यहां एनी अदर आएगा, लेकिन अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो अदर का यूज होगा प्लूरल नाउन के पहले। तो ये ध्यान रखना, इनका स्थान प्लेस वहां चेंज करके सेंटेंस में एरर क्रिएट की जा सकती है। तो ये आपको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करके आपको एक एग्जैक्टली डिटरमिनर्स को वहां पर पुट करना होगा। नेक्स्ट, इसके बाद आप एग्जांपल समझ लो। ये कुछ एग्जांपल हमारे पास है। रामू इज ऑनेस्ट। अब देखो यहां पर एन, ये ऑनेस्ट मैंने कहा ना, वोवेल साउंड अगर होगी तो यहां पर एन का यूज होगा, और अगर यहां पर ए साउंड कॉन्सोनेंट की है तो ए का यूज होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सेंटेंस में इनको यूज करना होगा। नेक्स्ट बोले हैव यू सीन। अब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है ना भाई। अब यहां पर ताजमहल आ रहा है, देखिए मैंने कहा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पूर्व क्या होगा, आर्टिकल दी, स्पेसिफिक आर्टिकल आएगा तो यहां पर दी हो गया ना। तो ताजमहल जो कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसके पहले हमेशा आर्टिकल दी का यूज होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये भी बिल्कुल सिंपल है, एग्जाम में ऐसे आते हैं आर योर। अब यहां पर क्या है, अब देखो कैन यू शेयर दिम विद। अब यहां पर दिस और दिस में से लेना है, ये कि ये भी हमारे एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में एक तो दिस होता है, एक जो है दैट होता है, एक दीज होता है और एक दोज होता है। देखो ये दोनों सिंगुलर के सेंस में आएंगे, सिंगुलर, और ये दोनों प्लूरल के सेंस में आते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों, ये यहां पर दिस नियर के सेंस में, दैट डिस्टेंस के, और दिस नियर के सेंस में, और दो डिस्टेंस के सेंस में आएंगे। लेकिन दिस और दैट, अब देखिए यहां देखो आर योर बुक्स, अब ये प्लूरल है, यहां इंडिकेशन दिया जा रहा है कि क्या ये तुम्हारी किताबें हैं, तो यहां पर इसमें से दीज आएगा, क्योंकि बुक्स प्लूरल है इसलिए यहां पर दीज का ही यूज होगा। तो आप ध्यान रखने की इनको भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कहते हैं। दिस दैट दीज दोस, ध्यान से समझना, यहां पर एग्जाम में इनसे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता ही आता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। दीज प्लूरल के सेंस में नजदीक के सेंस में आएगा, दोज प्लूरल के सेंस में दूर के सेंस में आएगा, जबकि दिस नजदीक के सेंस में सिंगुलर और दैट दूर के सेंस में सिंगुलर के सेंस में आता है। ध्यान रखना इसका। आगे बढ़ते, डू यू हैव एनी। अब यहां पर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है इसलिए यहां पर एनी का यूज होगा। ठीक है, मैंने कहा ना कि एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट है ईच और एनी। देखो यहां पर ऑफ आ रहा है, यहां स्टूडेंट्स है। अब देखो यहां पर आपको ईच और सब में से एक लेना है, ईच और एनी में से, तो क्या आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि एवरी का यूज जो है एडजेक्टिव के रूप में ही होता है, प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है, इसलिए लेकिन यहां ऑफ आ रहा है इसलिए यहां तो आएगा आपका ईच। ठीक है, और इसके बाद में सेंटेंस बढ़ा दो आगू, और यहां जाएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट सम चॉकलेट, तो यहां क्या जाएगा, सम, कुछ चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट जो है आपके नाउन कैसा है, काउंटेबल है, प्लूरल है, इसलिए यहां सम का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है इज दिस। देखो यहां पर भी दिस और दैट में से ये फिर डेमोन्स्ट्रेटिव आ गया, क्या बोलेंगे इनको, ये फिर डेमोन्स्ट्रेटिव आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है ये, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इनको डिटरमिनर्स कहेंगे। इज दिस, तो यहां पर भी दिस आएगा क्योंकि नजदीक के सेंस में आ रहा है। इज दिस बुक एलिसास, क्या ये एलिसास की बुक है, इशारा नजदीक के सेंस में हो रहा है, सिंगुलर है इसलिए दिस का यूज होगा डिटरमिनर्स का। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, ये सेंटेंस देखो यहां पर, ऑफ द बॉयज डिसाइडेड टू विजिट, सम ऑफ द बॉयज डिसाइडेड टू विजिट, क्या है, कहां का, टू विजिट दी सेल्फिश जाइंट्स गार्डन, ये जो है फेमस बगीचा है इसलिए आर्टिकल दी का यूज हो गया, बिल्कुल स्पेसिफिक नाउन है। और यहां पर आ जाएगा सम, यहां पर भी सम का यूज होगा। सम ऑफ द बॉयज, कुछ लड़कों ने, लड़कों में से कुछ लड़कों ने डिसाइड किया है द सेल्फिश जाइंट गार्डन को विजिट करने का, व्हेन ही वाज नॉट अराउंड। ठीक है, आ गया समझ में, तो सम का यूज हो गया, यहां पर ये सम आ गया, और यहां पर आर्टिकल दी का यूज हो गया, क्योंकि सेल्फिश जाइंट्स गार्डन ये एक फेमस गार्डन का नाम है, क्योंकि जाइंट जो राक्षस है उसके नाम पर बगीचे का नाम है। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू, ये तो बिल्कुल सिंपल है यार, ये भी बिल्कुल आपका देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर डू एनी, यहां तो एनी का यूज हो गया।
यहां पर एनी आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा आपका आई थॉट ऑफ ऑर्डरिंग द सेम, तो यहां पर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनर्स का यूज हम सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है हमारे पास, बोथ दिस क्या आएगा, देखो ऑफ द बॉयज क्वारलिंग ओवर, ऑफ द बॉयज, तो बोथ ऑफ द बॉयज वर क्वारलिंग, दोनों लड़के झगड़ रहे थे ओवर द टॉय, खिलौने के ऊपर, यानी खिलौने के बारे में दोनों ही झपट रहे थे। अब दूसरे ने द कार मेट, अब अंतिम लास्ट सेंटेंस है जो भी एग्जाम में आया हुआ है डिटर्मिनर्स का है, कार मेट, देखो कार मेट विद एक्सीडेंट, नियर बाई, तो देखो यहां कार क्या है, एक्सीडेंट किसका हुआ, कार का, डेफिनेट हो गया कि एक्सीडेंट की शिकार कौन हुई, कार, तो ये डेफिनेट नाउन हो गया। अब ये एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट यहां पर एन क्यों आया, क्योंकि यहां पर इसका उच्चारण करेंगे प्रोनाउंसिएशन, तो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कैसे लिखेंगे हिंदी में, इसे ऐसे लिखेंगे एक्सीडेंट, तो ये ए क्या आ रहा है, ये आपका स्वर है यानी कि वॉविल है, तो वॉविल की आवाज है, साउंड किसकी है, वॉविल की है, और इसलिए यहां पर एन का यूज हुआ। तो यहां पर एन का यूज हुआ है, इसलिए यहां पर क्यों, क्योंकि साउंड किसकी है, वॉविल की है, जब वॉविल की साउंड आती है तो एन का यूज होता है, और जब नाउन स्पेसिफिक होता है तो आर्टिकल डी का यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर ये हमारी डिटर्मिनर्स की क्लास एंड होती है। आशा करता हूं कि आपको पूरा डिटर्मिनर्स यहां पूरा समझ में आ गया होगा, और इस क्लास को पूरे अटेंड करने के बाद कोई प्रॉब्लम डिटर्मिनर्स की आपको नहीं रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, थैंक यू।